मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर पर्सनल हेल्थ शो फिट रहे इंडिया। दोस्तों, जब तक आपके अंदर वो हौसला है, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो फिर हम क्यों हार कर बैठ जाते हैं? एंड आई एम स्पेशली टॉकिंग टू माई सीनियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। दोस्तों, आज हम आपके हेल्थ के बारे में बात करेंगे और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे योगा एक्सपर्ट आचार्य वरुण जी। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। शुक्रिया पूनम जी। वरुण जी, आज जैसे आप जानते हैं कि हम सीनियर मेंबर्स के बारे में बात करें, यानी कि सीनियर सिटीजन की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी हेल्थ भी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर इस एज में वो हेल्दी रहना एक तरीके से छोड़ चुके होते हैं, वो गिव अप कर चुके होते हैं। कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होता है जिसकी वजह से वो एक्सरसाइजेज या पोस्चर्स नहीं ले पाते। तो उसके बारे में हमें बताइए कि योगा से हम उस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, एक बात कही है हमारे शास्त्रों में कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम कोई भी कार्य करते हैं तो शरीर के माध्यम से ही करते हैं जी। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे। और बात जब हम बड़े बुजुर्गों की करते हैं या हमारे सीनियर मेंबर्स की बात करते हैं, तो सीनियर मेंबर्स के ऊपर तो वैसे भी काफ़ी सारी जो है जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उनका स्वस्थ रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो योग में ऐसी काफ़ी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिनको करते हुए आजकल जैसे हम देखते हैं, सामान्य तौर पर जो समस्याएं जो सीनियर मेंबर्स को आती हैं वो बीपी को लेकर के है, शुगर को लेकर के है, या जॉइंट्स पेन, ऑर्थराइटिस वगैरह को लेकर के है। तो ऐसे में उन लोगों को हल्का सा अपनी जो है डाइट को ठीक करना है और कुछ योग की क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं, जिनको करते हुए वो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं जी। आप विस्तार से बताइए कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे अगर वो शुरुआत करना चाहें कि अब हम चलो ठीक है अब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो अगर शुरुआत करना चाहें तो कौन से ऐसे क्रियाएं हैं या कौन से ऐसे आसन हैं जिन्हें वो शुरुआत में जो है लागू कर सके, अपने ऊपर अपना सके। शुरुआत में देखिए, वो लोग वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। वॉकिंग करें, कहीं गार्डन वगैरह में जाते हैं, सुबह सुबह ज़्यादातर लोग जाते ही हैं, तो गार्डन में जाकर अपना जो है हाथों की एक्सरसाइज है, उसमें माउथ की है, आइज़ की है, धीरे धीरे नेक रोटेशन है, कमर का रोटेशन है, नीज़ का रोटेशन है। तो ये सब करते हुए शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे किसी योग एक्सपर्ट के पास वो जा कर के कुछ हल्के जो योग आसन हैं उनको वो कर सकते हैं। तो आपने हमें बताया कि हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और किसी एक्सपर्ट के अंडर हम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और हमारे साथ तो वरुण जी आप हैं ही, तो चलिए हमारे दर्शकों को विस्तार से एक्सरसाइजेज करके दिखाएं। जी बिल्कुल। एक बार फिर से एक बार रिलैक्स, सीधे बैठिएगा। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने राइट हैंड को उठाइएगा और राइट नोजल पर अंगूठे को टच कर लीजिएगा। बिल्कुल कमर को सीधा रखना है। सांस लीजिएगा लेफ्ट नोजल से धीरे धीरे से। अब लेफ्ट नोजल को बंद करके राइट नोजल से श्वास निकाल दीजिएगा धीरे धीरे से। ध्यान रखिएगा, जब राइट नोजल से श्वास हम निकालते हैं तो वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अब पुनः राइट नोजल से इनहेल कीजिएगा और लेफ्ट नोजल से एक्सहेल कर दीजिएगा। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें श्वास को हमें अंदर लेना है धीरे धीरे से, और वैसे ही उसको धीमे धीमे से बाहर निकालना है। करते रहिएगा। रिलैक्स। इस प्राणायाम को हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं।
शुरुआती समय में, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़े वैसे वैसे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक आराम से इसको किया जा सकता है। अब हमारा अगला प्राणायाम है मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। मृदु भस्त्रिका प्राणायाम में हमने एक सरल रूप किया है जो भी हम आपको दिखाएंगे। इस प्राणायाम में धीरे धीरे से श्वास को लेना है और धीरे धीरे से श्वास को बाहर निकालना है। धीरे धीरे डीपली इनहेल, डीपली एक्सहेल। इस प्राणायाम को हर कोई व्यक्ति, हर आयु वर्ग का व्यक्ति आराम से कर सकता है। इस प्राणायाम से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अच्छे से अंदर ले पाते हैं और धीरे धीरे वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हम निकाल पाते हैं। धीरे धीरे करते रहिएगा। इस प्राणायाम की भी जो समय सीमा है वो शुरुआत में हम 5 मिनट से कर सकते हैं, 5 मिनट से इसको शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक आराम से इस प्राणायाम को हम कर सकते हैं। यह प्राणायाम हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है, हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है। रिलैक्स। हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग लोगों को आजकल बड़ी सारी जो है घुटनों की समस्याएं जो है कॉमन जो है उनमें होती जा रही हैं। बड़े सारे लोग जो हैं घुटनों की समस्याओं से जो है पीड़ित हैं। तो उसके लिए अब हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आपको दिखाएंगे। दोनों पैरों को सामने कर लीजिएगा सीधा, और इन क्रियाओं को आप कहीं पर भी कर सकते हैं, घर में बैठ कर के कर सकते हैं, किसी गार्डन में गए हुए हैं वहाँ बैठ कर के आराम से कर सकते हैं। दोनों पैरों को रोटेट कीजिएगा। गुड। ऐसे धीरे धीरे से इसको जो है 10 से 20 बार, 10 to 20 टाइम्स ईजिली इसको हम कर सकते हैं। ऐसे इसको दूसरी तरफ से हमें करना है। यह जो एक्सरसाइज है पैरों की, इनको हम बोलते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। योग की भाषा में हम इनको बोलते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। तो पूरे पैरों की मसल्स की जो है अच्छे से इसमें एक्सरसाइज होती है। रिलैक्स। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ सरल योग आसन की क्रियाएं आपके सामने दिखाएंगे। अब हम करेंगे सुमेरु आसन। सुमेरु बोलते हैं पर्वत को, तो इस आसन को हम बोलते हैं माउंटेन पोज भी हम इसको बोलते हैं। हाँ जी, वज्रासन में बैठिएगा। इस आसन को करने से पहले थोड़ा वज्रासन में हमें बैठना है। दोनों हाथों को सामने की तरफ रख लीजिएगा और उठिएगा। पीछे से दोनों पैरों को घुटने सीधे कर लीजिएगा, हिप्स को ऊपर की तरफ कर लीजिएगा और नीचे हमें देखना है। ध्यान से देखिएगा सुमेरु आसन। इसमें दोनों हील्स बिल्कुल नीचे टच करके रखना है। इस आसन से हमारे काफ मसल्स और हिल जो है उसके आसपास का जो एरिया है, उसके आसपास का जो हिस्सा है वो अच्छे से स्ट्रेच होता है। जिन लोगों को सियाटिका वगैरह पेन होता है इस आसन को वो लोग आराम से कर सकते हैं। रिलैक्स। वज्रासन में बैठ जाइएगा ऐसे कैसे, बिल्कुल सही। अब हम करेंगे शशांक आसन। शशांक बोलते हैं खरगोश को, रैबिट। तो कैसे वो अपने आप को जो है रिलैक्स करता है इस पोज में, अब वो हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ जैसे हम लोग इसको करते हैं वैसे ही हमारी स्पाइन को रिलैक्स करता है, हमारे फेफड़ों के लिए अच्छा है, हमारे शोल्डर के लिए अच्छा है ये आसन। दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा इनहेल करते हुए। इनहेल, बिल्कुल सही। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाइएगा और सर को नीचे टच कीजिएगा। ऐसे ही रोक करके रखना है हमें। 10 to 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड इसको हमें रोक करके रखना है। इस आसन का अभ्यास हम 3 से 5 बार हम आराम से कर सकते हैं। अब वापस श्वास को भरते हुए वापस आइएगा, दोनों हाथों को ऊपर। रिलैक्स। बुजुर्ग लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए एक और आसन बनाया है सामान्य सा, जिसको बोलते हैं सरल मत्स्य आसन। अपने राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर रख लीजिएगा, दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रख लीजिएगा, अर्ध पद्मासन की तरह। अब इसमें हमें लेटना है आराम से, सीधे लेट जाइएगा। बिल्कुल सही। अब दोनों हाथों को शोल्डर के पास में रखिएगा, पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए, और श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ हल्का सा जो है मोड़ना है उसको, और कोशिश करनी है सर को नीचे टच करने के लिए। गुड।
और दोनों हाथों को थाइज़ के ऊपर रख लीजिएगा, जंघाओं के ऊपर रख लीजिएगा और ऐसे होल्ड करना है। यह आसन विशेषकर थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम को दूर करता है और साथ ही साथ हमारा थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसको बैलेंस करता है। सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम को भी जो है दूर करने में बड़ा मददगार है। और साथ ही साथ आप देखिएगा हमारा पूरा जो लंग्स है वो अच्छे से एक्सपेंड हुआ है, तो लंग्स को स्वस्थ रखने में बड़ा ही मददगार है। अब वापस जब हम आएंगे तो वैसे ही हाथों को रखिएगा पीछे, हाथों की सहायता से ही हमें वापस आना है। गर्दन को सीधा कर लीजिएगा, बिल्कुल सही, पैर सीधा कर लीजिएगा ऐसे ही लेट करके। इस आसन की आवृत्ति 1 से 2 बार हमें करनी है और श्वास का जो सिस्टम है हम 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी देर हम रोक सकते हैं उतनी देर तक ही हमें रोकना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। रिलैक्स। अब हम आपके सामने दिखाएंगे सरल नौक आसन। एक पैर से नौक आसन करना है, बोट पोज। श्वास भरते हुए राइट लेग को उठाना है, दाहिने पैर को उठाना है और दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। श्वास भरिएगा, इनहेल और उठाइएगा। टो को सामने की तरफ हमें स्ट्रेच करके रखना है, उसको होल्ड करना है। यह आसन हमारे आजकल हम देखते हैं काफ़ी लोगों को जो है पेट की भी काफ़ी सारी समस्याएं रहती हैं, तो यह आसन हमारी जो लोअर बेली है, जिन लोगों का पेट ज़्यादा बढ़ गया है, पेट के बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ वगैरह भी आती हैं। आप लोग आराम से रिलैक्स कर लीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। मैं बोल रहा था कि हार्ट की भी काफ़ी समस्याएं जो है पेट के ज़्यादा बढ़ने से हमें आ जाती हैं, तो यह आसन हमारे लोअर बेली को भी कम करने में बड़ा ही मददगार है। हमारी हाथों की, हमारी जो भुजाएं हैं उनकी जो मसल्स है उनको मजबूत बनाता है साथ ही साथ, और हमारी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है और हमारे शरीर का बैलेंस सही से करता है। रिलैक्स, गुड। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब आपके सामने दिखाएंगे पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन। एक पैर को फोल्ड कर लीजिए, राइट लेग को, दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए, पकड़ लीजिए इसको ऊपर से, गुड। और श्वास को निकालते हुए नोज को नी पर टच करना है, हमें नासिका को घुटने पर टच करना है, टच कीजिएगा। एक्सेल, देखिए एक्सेल हमने किया। इसमें योग में एक जो है एक नियम होता है योग आसन में कि कैसे हमें किस स्थिति में श्वास को लेना है और किस स्थिति में हमें श्वास को बाहर निकालना है। रिलैक्स। तो योग आसन में एक नियम होता है कि कैसे श्वास को बाहर निकालना है, किस स्थिति में, और किस योग आसन की स्थिति में उसको अंदर लेना है। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिस आसन में हमें सामने की तरफ झुकना हो उसमें ज़्यादातर श्वास को बाहर निकालना होता है, और जिस आसन में गर्दन पीछे की तरफ हो उस आसन में हमें लगभग श्वास को अंदर लेना है। लगभग का मतलब है यहाँ ज़्यादातर आसनों में। इस आसन की आवृत्ति जो है हमें 4 से 6 बार हम आराम से इसको कर सकते हैं। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है मकर आसन। पहले बैठिएगा, एक बार लेफ्ट साइड करवट लेकर के बैठ जाइएगा। मकर आसन क्रोकोडाइल से जो है संबंध रखता है। यह आसन मगरमच्छ की तरह हमें इसमें जो है लेटना है, जैसे वो पेट की तरफ लेटा हुआ होता है। दोनों पैरों को पीछे की तरफ कर लीजिएगा और लेट जाइएगा। दोनों हाथों को आपस में रखिएगा ऐसे एक दूसरे के पास में, और सर को नीचे टच कीजिएगा। यह है मकर आसन। मकर आसन जैसे हम शव आसन करते हैं, यह एक शिथिल आसन माना जाता है। पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, रिलैक्स करता है। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है सर्पासन। दोनों हाथों को कमर के पीछे लेके आओ और उसको ऐसे बांध लेना है। देखिएगा ध्यान से, ऐसे करना है और सांस को अंदर भरते हुए सामने से गर्दन को उठाना है। इनहेल, उठाइएगा, बिल्कुल सही, ऐसे होल्ड कीजिएगा। रिलैक्स। इस आसन का जो फायदा है वो जैसे कि हमने पहले भी बताया है, भुजंग आसन की तरह ही ये एक जो है उसके ज़्यादातर उसके फ़ायदे वैसे ही हैं। भुजंग आसन जैसे हमारे जो स्पाइन है, कमर की कोई भी प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादातर हम देखते हैं
हमारे बड़े बुजुर्गों को आजकल कमर की भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, वो झुक कर के चलते हैं, तो उस स्थिति में यह आसन बड़ा ही लाभदायक है। इसको करने से उनका जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सामान्य रहेगी और रिलैक्स रहेगी। अब हमारा अगला आसन है अर्ध विपरीत नौकासन। देखिए, अब बड़ा सा सरल रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अपने दाहिने हाथ को सीधा कर लीजिएगा, राइट हैंड को सामने कीजिएगा और लेफ्ट हैंड को पीछे रख लीजिएगा। हथेली नीचे की तरफ रहेगी। अब श्वास भरते हुए राइट हैंड को उठाना है और लेफ्ट लेग को उठाना है। ऑपोजिट हैंड रहेगा, ऑपोजिट लेग रहेगा। इनहेल, उठाइएगा, गुड। देखिएगा कितने अच्छे से, रिलैक्स। ऐसे ही हमें इसको दूसरी तरफ से भी करना है। अब लेफ्ट हैंड को सामने लेके आइएगा, राइट हैंड को पीछे, गुड। अब लेफ्ट हैंड को उठाना है और राइट लेग को उठाना है। इनहेल, उठाइएगा, गुड। होल्ड कीजिए इसको। इस आसन की आवृत्ति भी हम 4 से 6 बार आराम से हम कर सकते हैं। रिलैक्स। वापस से मकर आसन की स्थिति में आप लोग आइएगा। ये आसन जो अभी हमने किया है, इसको बोलते हैं अर्ध विपरीत नौकासन, हाफ बोट पोज। इस आसन का जो फायदा है वो ये है, एक तो हमारे पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं उनको जो है दूर करने में मददगार है। साथ ही साथ क्योंकि हम पेट की तरफ इसको जो है कर रहे हैं और पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसमें अच्छे से आता है। सियाटिका की नर्व के लिए अच्छा है और हमारी स्पाइन को लचीला बनाने में हेल्पफुल है, मददगार है और हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है। यह कुछ सामान्य से सरल योगासन और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और 1-2 प्राणायाम की क्रियाएं हमने अभी आपके सामने दिखाई। यह करते हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग जो हैं वो अपने आप को जो है स्वस्थ रख सकते हैं और उनका स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो जैसे स्कूल में एक अध्यापक की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स की भूमिका के साथ ही साथ एक अध्यापक की भी भूमिका जो है हमारे जीवन में निभाते हैं। वो जितने स्वस्थ होंगे उतना ही उनसे हमें जो है ज्ञान मिलता रहेगा, उस ज्ञान से हम उतने ही लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, ये थे वरुण जी, जिन्होंने हमें बताया कि योग से हम अपनी लाइफ में कितना बदलाव ला सकते हैं। आप उम्र के चाहे किसी भी पड़ाव पे क्यों ना हो, फिट रहना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे डाइट की। दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है, कुछ देर नहीं हुई है, तो हमारे साथ डाइट पे बात करने के लिए है हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर बानी। डॉक्टर बानी, वेरी वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बानी, आज हम ओल्ड एज के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे सीनियर फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस एज में डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आपको कई बार भूख नहीं लगती या मेडिकल कंडीशंस की वजह से आप किसी प्रकार के जो फूड होते हैं वो आप नहीं खा पाते, तो पूरा न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? देखिए, एल्डरली में न्यूट्रिशन उतना ही ज़रूरी है जो कि किसी और को भी ज़रूरी होगा किसी भी स्टेज पे। इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके 2 रीज़न्स हैं। फर्स्टली कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है और उस वजह से हम जो अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर हम पहले करते थे उतना नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, देयर आर मैनी डिजीज़ेज़। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ बहुत सारी डिजीज़ेज़ जुड़ जाती हैं विद इंक्रीजिंग एज, तो रिक्वायरमेंट्स बहुत ऑल्टर हो जाती हैं। तो क्या होता है कि एजिंग का मतलब है कि स्लोइंग डाउन ऑफ प्रोसेसेस। सो जो सारे बॉडी फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं, तो डाइजेस्टिव फंक्शंस भी धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं। सो जो खाना है जो पहले हम अच्छे से खा लेते थे, पचा लेते थे, वो सब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड फूड्स विच आर ईज़िली डाइजेस्टेबल, और ये सबका अलग अलग इंडिविजुअल वेरिएशंस रह सकती हैं इंडिविजुअल्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोगों को राजमा और साबुत दालें हैं वो नहीं अच्छे से डाइजेस्ट हो पाती हैं एंड उसको खाने से फ्लैटुलेंस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक। और अगर वो आपको नहीं सूट कर रहा तो वो ना खाकर अगर आप स्प्लिट पल्सेस ले लें या धुली हुई दालें जिसको हम कहते हैं वे ले लें, दैट विल बी बेटर।
और फूड ग्रुप्स में वो फूड्स चूज़ करें जो इरिटेटिंग कम हों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्रूट्स भी बोलें जो सॉफ्ट हों, इजीली डाइजेस्टिबल हो, लाइक बनाना, लाइक पपाया। और अगर वेजिटेबल्स लें तो उसमें वो वेजिटेबल्स लें जो जैसे टिंडा, घिया, तोरी, ये ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये कम न्यूट्रिशन देते हैं, ये भी उतने ही न्यूट्रिशियस होते हैं, सो वी कैन इंक्लूड दीज। प्लस आई थिंक सम ऑफ द एल्डरली ऑल्सो हैव डेंटल इश्यूज, कईयों को डेंचर्स भी लग जाते हैं। तो ऑल्दो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ओके, उसकी वजह से वो खा नहीं पाते हैं सॉलिड फूड एग्जैक्टली, तो वो सॉफ्ट फूड्स उनको इसलिए देने पड़ते हैं। लाइक अगर एप्पल भी ले रहे हैं तो उसको ग्रेट करके ले लें, इट विल बी नाइस, वेरी नाइस। खीरा नहीं खा सकते हैं तो उसको ग्रेट करके ले लें जी। और उसको रायते में डाल लें तो खीरे का रायता बन जाएगा। सो फूड्स भी अगर लें तो उसको सॉफ्ट करें, अच्छे से कुक करें। इनफैक्ट अनदर वेरी नाइस वे इज़ टू ब्लेंडराइज एवरीथिंग। तो मैम आपने ये बात की कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन जो आपने फूड ग्रुप बताया है वो काफ़ी बोरिंग टाइप का फूड ग्रुप है। आई मीन टेस्टी नहीं होता है, आप मीठा नहीं खा सकते, आपको बॉइल्ड खाना खाना होता है, मसाले आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो खाना बहुत बोरिंग हो जाता है, जिससे आप कई बार मन नहीं करता वो खाना खाने का। तो आप कोई हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, ऐसा ऑप्शन आप ज़रूर हमें बताएं। देखिए, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, चीनी की रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली हो जाती है विद एज। तो खाना को स्वाद बनाने के लिए ऑफ कोर्स सॉल्ट के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप नींबू डाल दें ऊपर से। और अगर हम से धनिया और पुदीना और अदर कोई स्पाइसेस, कोई हर्ब्स जो ऐड कर सकें तो दीज दे इन्हांस द टेस्ट ऑफ इट। ऑफ कोर्स सॉल्ट की लिमिट ज़रूर हमें रखनी पड़ती है, बिकॉज बहुत सारे एल्डरली लोगों को, और इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब हो रही है हाई ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ की। सो कंट्रोल ऑफ सॉल्ट और कंट्रोल ऑफ शुगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये बोला गया है कि सॉल्ट और शुगर ये अक्वायर्ड टेस्ट होते हैं। सो थ्रू आउट लाइफ वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टेकिंग लेस सॉल्ट एंड लेस शुगर। फिर उसको क्विट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली। इनफैक्ट एल्डरली के साथ ये भी होता है कि विद द इंक्रीजिंग एज वी हैव लिव्ड अ लाइफ विद आवर ओन रूटीन्स, आवर ओन ईटिंग प्रैक्टिसेस एंड फूड हैबिट्स, और उसको तोड़ना या छोड़ना और चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती है। और पोस्ट रिटायरमेंट जो लोग काम कर रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट मोस्ट ऑफ द एल्डरली गो इनटू अ डिप्रेशन कि अब काम नहीं है तो इसलिए खाने का भी मन नहीं करता। सो न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स ये देखा गया है कि कुछ एल्डरली दे पुट ऑन वेट, राइट, बिकॉज एक्टिविटी कम हो गई है, बॉडी फंक्शंस कम हो गए हैं, पर एनर्जी इनटेक उतना ही है, तो वी पुट ऑन वेट। ऑन द अदर हैंड वी सी कई एल्डरली दे लूज वेट एंड इट्स अ चैलेंज टू फीड दीज एल्डरली, बिकॉज बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं, उससे टेस्ट बदल जाता है, उससे भूख नहीं लगती है, तो खाना द वॉल्यूम ऑफ फूड जिसे हम कहते हैं ना, वो कम हो जाता है। तो द चैलेंज इज़ कि उतने ही कम खाने में कितना हम न्यूट्रिशन दे सकें, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हुई है पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वो तो सेम रही। सो हाउ टू फीड दैट बिकम्स अ चैलेंज। सो ऑफ कोर्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग, टू मेक इट अपीलिंग, उसको अट्रैक्टिव कलर्स में दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप येलो दाल दे रहे हैं तो टिंडे की सब्ज़ी ना दें, कोई हरी वेजिटेबल दे दें साथ में, तो वो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, अपीलिंग लगता है देखने में। तो दैट इज़ वन थिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और एक और चीज़ जो है कि बिकॉज वॉल्यूम इतना नहीं ज़्यादा एक टाइम पे डाइजेस्ट हो पाता, तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आर इम्पॉर्टेंट। कि अगर सुबह उठ के चाय ले ली, उसके साथ अगर बिस्किट ले लिए, और उसके बाद ब्रेकफास्ट में इतना गैप ना लाएं, और ब्रेकफास्ट में जो भी इजीली डाइजेस्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल दलिया ले लें एंड उसके बाद कोई फ्रूट ले लें, और फिर उसके बाद अराउंड 11 o'clock बिफोर लंच कुछ चाय के साथ कुछ और खा लें, विच इज़ द आइडिया इज़ कि उतना न्यूट्रिशन हम दे दें पर बिना गैप के, क्योंकि वो वॉल्यूम एक टाइम पे खाना डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। डॉक्टर बानी, आपकी बातें हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसी टिप दीजिए जिससे उनका जीवन और भी अच्छा हो जाए। देखिए, एल्डरली के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। मेडिकेशंस अगर वो किसी पे हैं तो वो कंटिन्यूसली खानी बहुत ज़रूरी है, बट फिज़िकली फ़िट रहना और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोई एक रूटीन में कोई चीज़ अगर पकड़ लें, इवन इफ़ इट इज़
स्लाइट मॉर्निंग वॉक टू पिक अप मिल्क, Right. दैट इज़ इंटरेस्टिंग। अगर घर में ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो उनके साथ बैडमिंटन खेल लिया या उनके साथ पार्क में ही चले गए, तो बोथ द जनरेशंस बेनिफिट। Right. इवन द ग्रैंड चिल्ड्रन दे लर्न अ लॉट फ्रॉम द एल्डरली और उनको भी अच्छा लगता है। पर फिज़िकल एक्टिविटी इन अ रूटीन उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेगी ताकि एंड में उनको प्रॉब्लम्स नहीं आए। जी। तो दोस्तों आज तो डॉक्टर बानी ने हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। आई एम श्योर ये सारी बातें आप ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपनी लाइफ में इनको ज़रूर अपनाएंगे। थैंक यू डॉक्टर बानी। दोस्तों अब टाइम हो गया है एक क्विक आयुर्वेदिक टिप का, जो हर बार हम आपके लिए लाते हैं, जिससे आप घर बैठे अपना करते हैं इलाज। तो चलिए चलते हैं हमारे वैद्य विराज जी के पास। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बहुत बड़े वैद्य थे, उन्होंने हमारी किचन को अर्थात हमारी पाकशाला को अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से सुसज्जित किया है। तो आज फिर हम उसी किसी जड़ी बूटी के विषय में बात करेंगे। आज का हमारा विषय है अजवाइन। अजवाइन जहाँ समस्त उदर रोगों का नाश करता है, वहाँ हमें दर्दों से भी मुक्ति दिलाती है। अजवाइन समस्त 80 प्रकार के वात रोगों को समूल नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को, जिन बच्चों को उदर में कृमि अर्थात कीड़े हो जाते हैं, और ये समस्या अक्सर देखने को आती है, फिर हमारा जो भी खाया पिया है वो हमारे शरीर को लगता नहीं है, हमारी सप्त धातुओं की पुष्टि भली भांति होती नहीं है, हम जो भी खाते हैं वो हमें भली भांति उसका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हमें भली भांति हमारी सप्त धातुओं की पुष्टि बने, उसके लिए हमें अपने कृमियों का नाश करना अनिवार्य है। अजवाइन हर प्रकार के कृमि का नाश करने में सहायक है। 1/4 टीस्पून इसका जो प्रयोग करने का जो तरीका रहेगा, जो यंग हमारे भाई बहन हैं 1/4 टीस्पून सुबह प्रातः खाली पेट वो गुनगुने पानी के साथ लें, और 1/4 टीस्पून रात्रि को सोने से पहले वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ अजवाइन हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। जिन भाई बहनों को अपचन की समस्या है, जिनको जठराग्नि मंद की समस्या है, भोजन भली भांति पच नहीं पाता, वो सब भी इसी प्रकार अजवाइन का प्रयोग करके अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त कर सकते हैं और अपचन की समस्या से निजात पा सकते हैं। 20 प्रकार के कफ रोगों का भी हम केवल अजवाइन के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। हर प्रकार के कफ रोग से हम मुक्ति अपने शरीर को दिला सकते हैं। इसका प्रयोग करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। 1/4 टीस्पून आप 1 कप पानी के अंदर उसको उबालें। उबालने के बाद जब उस पानी का आधा शेष रह जाता है, उसको आप छान लें और उसके अंदर 1 चम्मच शहद डाल करके आप सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले इसी प्रकार उसको उबाल करके आप सेवन करें। निश्चित रूप से किसी प्रकार की श्वास, दमा संबंधित कोई भी समस्या है, कफ से संबंधित कोई भी समस्या है, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे योग और अच्छी डाइट से आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आई एम श्योर ये डाइट प्लान और योगा की एक्सरसाइज आप जरूर फॉलो करोगे। कम ऑन सीनियर्स, बक अप, इट्स योर टाइम नाउ टू शो अस हाउ डेडिकेटेड यू आर, क्योंकि आप ही तो हमारी इंस्पिरेशन है। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा YouTube चैनल है www.youtube.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, उसके लिए आप जाइए www.facebook.com/दूरदर्शन स्पोर्ट्स। और अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर लिंक है twitter@DD Sports India। आई एम श्योर आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आ रहा होगा। अब हमें दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नहीं भूलिएगा कि हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग। थैंक यू।